नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम कुछ ऑफ टॉपिक्स को बहुत इलेबोरेटली विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स डिस्कस और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें आज का जो इशू है हमारे डिस्कशन का वो है प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स भी हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं कि हम इस इशू को कितने पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेशर ग्रुप होता ही क्या है, दैट इज व्हाट इज अ प्रेशर ग्रुप। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर ग्रुप फॉर्म करने का पर्पस ही क्या होता है। देन वी विल लुक सर्टेन फीचर्स ऑफ अ प्रेशर ग्रुप, जो हमें ये बताएगा कि प्रेशर ग्रुप की क्या टेंडेंसी होती है, प्रेशर ग्रुप के क्या मेथड्स होते हैं। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप, जहां पे हम जनरली दो तरीके के प्रेशर ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एक तो इंटरेस्ट ग्रुप और एक कॉज ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, ये कैसे प्रेशर ग्रुप से अलग होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप और कॉज ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। और साथ ही मैं आपको जल्दी से ये भी बता दूंगा कि इनसाइडर और आउटसाइडर ग्रुप जो एक टर्म होती हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। और जैसा मैंने बताया कि इंटरेस्ट ग्रुप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप के क्लासिफिकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप। जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, इनके थ्रू हम प्रेशर ग्रुप के रोल्स एंड फंक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप जो है, क्या ये एक ही होती हैं जो हम समझते हैं, या इनमें डिफरेंस होता है। तो हम देखेंगे बहुत मेजर डिफरेंस होता है, तो इनके डिफरेंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव कि प्रेशर ग्रुप जो है वो किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस डालता है, जहाँ पे हम बात करेंगे पार्लियामेंट पे, सिविल सर्वेंट्स पे डायरेक्टली कैसे एक्शन लेता है, इस तरीके से। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या आज भारत में प्रेशर ग्रुप वाकई में पावरफुल हो चुका है, अगर हाँ तो क्यों हो चुका है और कितना हो चुका है, क्या इसके कोई नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं तो ऑफकोर्स ये डेमोक्रेसी को हैम्पर कर रहा होगा, तो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर ग्रुप जो है क्या वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है या डिमोट करता है। इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि प्रेशर ग्रुप की एक जो कैपेसिटी होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसा अभी मैंने बताया कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली, तो उसकी जो कैपेसिटी है कि वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इस पे बात करेंगे। और फाइनली हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत में प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लिमिटेशंस है एंड द वे फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आज का पूरा लेक्चर होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये तो समझा पाया हूं कि आप कितनी सारी चीजें अकेले लेक्चर में सीख जाओगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आपको भले ही 2 बार 3 बार रुक रुक के देखना पड़े, बट बिलीव मी दिस विल बेनिफिट यू tremendously in the mains examination. So starts today's lecture without any delay. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रेशर ग्रुप के बारे में। मगर उससे भी पहले आप एक बहुत जनरलाइज्ड ओवरव्यू लेने की कोशिश करो कि हम बात किस टॉपिक के बारे में करना चाहते हैं। एक ग्रुप से आप क्या समझते हो? कुछ लोगों का, कुछ इंडिविजुअल्स का समूह। कुछ इंडिविजुअल्स मिलके क्या करना चाहते हैं? प्रेशर डालना चाहते हैं, इसीलिए उनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। अब आपको एक नेगेटिव कॉनोटेशन साउंड हो रहा होगा कि एक ग्रुप मिलके किसी पे प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, मतलब है नेगेटिव कॉनोटेशन ही होगा, मतलब कि इसमें कोई नेगेटिव चीज या गलत चीज ही हो रही होगी। नहीं। अब यहां पे आप देखने की कोशिश करो कि यहां पे अभी आपने इन लोगों को जो झंडे लेके देख रहा, आपके मन में क्या परसेप्शन आया कि ये किसी का विरोध कर रहे हैं? नहीं। हो भी तो सकता है ना कि किसी चीज के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये तो हमारा इंट्यूशन था कि हमने इसको गलत परसीव करा। क्लियर? तो यहां पे हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये किसी ऐसी चीज के लिए डिमांड कर रहे हो जिसको पीपल्स पार्टिसिपेशन बोला जाए। ये पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या होता है? क्या ये पीपल्स पार्टिसिपेशन जरूरी है? हाँ। इनफैक्ट अगर आपको ये चीज पता हो तो हमें हमारा संविधान जो है वो ये मॉरल ड्यूटी भी देता है कि अगर हमारे स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की कोई गलत चीज हो रही है तो हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये मैं कैसे बोल सकता हूं? ये मैं इसलिए बोल सकता हूं बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द फंडामेंटल राइट हैज प्रोवाइडेड द आर्टिकल 9 एंड विच प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको फंडामेंटल राइट तो दिया ही हुआ है, साथ ही अगर हमारे स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई गलत काम होता है
तो उसको प्रोटेस्ट करने की आपकी मॉरल ड्यूटी भी दी गई है कि आपको उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। और पीपल्स पार्टिसिपेशन किस तरीके से किया जाए, वो तो बहुत तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है ना कि हम सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दें, एंड करप्शन, हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इस सोशल मीडिया का एक हैशटैग एंड करप्शन, या फिर आपने देखा होगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मी टू कैंपेन चला था, क्लियर, जहां पे जिनके भी साथ कुछ गलत हुआ था उन लोगों ने उन लोगों को टैग किया था कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये क्या है? ये एक सोशल मीडिया कैंपेन्स है। तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसे कैंपेन चला सकते हैं, इनफैक्ट चलाते हैं? तो यहां पे एक चीज तो साफ हो गई कि ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये बहुत पॉजिटिव मैनर में काम कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं क्यों बोला मैंने? क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, हर स्ट्रक्चर में, हर डेमोक्रेसी में कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं, या मैं यूं कहूं इलेजिटिमेट तरीके से इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे मंत्रियों पे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स पे। अब ये क्या बात बोली मैंने? दोस्तों ये तो आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ पे एक सरकार चुनने के बाद में 5 साल तक वो सरकार काम करती है। अब 5 साल तक आप उसको ऐसे हाथों से उंगलियां नहीं दिखा सकते, क्योंकि दे आर ऑल सुपर पावरफुल फॉर दीज 5 ईयर टर्म पीरियड। तो आपको क्या लगता है, अगर सरकार 5 साल में कोई गलत काम करती है तो क्या आपकी ये मॉरल ड्यूटी नहीं है कि आप उनको रोको? जैसा मैंने अभी आपको बताया ये है। तो आप उसको कैसे रोकोगे? आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकते, मगर हाँ, आपके जैसे एक सोच रखने वाले बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर आके मिल जाएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आना चाहिए, इट कैन वेरी एडवर्सली अफेक्ट द स्मॉल शॉपकीपर्स, तो आप इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर लो। अब अच्छा क्या होगा कि एक उंगली प्रोटेस्ट करे या एक मुट्ठी प्रोटेस्ट करे, तो बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं तो वो एक मुट्ठी बन जाती है, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और वो अगर किसी भी इशू को उठा के प्रोटेस्ट करती है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती है मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, या जो भी पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप को माना जाता है कि एक लेजिटिमेट तरीके से और एक सही इशू पे, सही चीज पे सरकार का ध्यान आकर्षित करे और पॉलिसी में चेंजेस लाने की कोशिश करे। इसी कारण से प्रेशर ग्रुप्स को एक बहुत अभिन्न अंग माना गया है डेमोक्रेसी का। तो ये एक ओवरव्यू था। अब हम जब इस पूरे लेक्चर को खत्म करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, तो आप इन चीजों को ध्यान रखना। ये बहुत ही एक बेसिक ओवरव्यू था और अब आपको टेक्निकल चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज प्रेशर ग्रुप के बारे में। जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया, आप ग्रुप से क्या समझते हो? आप ग्रुप से समझते हो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ये तो ऑर्गेनाइज्ड वे में भी काम कर सकता है और अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी काम कर सकता है, मगर जैसा मैंने बताया, जब प्रेशर ग्रुप की हम बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप माना जाता है जो एक लेजिटिमेट तरीके से काम करेगा पब्लिक ओपिनियन या पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि एक ऐसा एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। और दोस्तों जब मैंने आपको ये बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसका मतलब ये तो तय है कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब भी काम हो सकता है जब इसके पास में कोई मेथोडोलॉजी हो। मेथोडोलॉजी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो इनका काम करने का, प्लस इनके पास एक एजेंडा हो। एजेंडा का मतलब कोई एम, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये स्ट्राइव कर रहे हो। फिर अगला सवाल होगा कि ये जो फिर प्रेशर ग्रुप है ये कौन फॉर्म कर सकता है? तो आपने बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड ग्रुप सुने होंगे, जैसे फिक्की का नाम सुना होगा आपने, राइट। फिर आपने बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जो चर्चेज होते हैं वो भी इन प्रेशर ग्रुप्स का काम करते हैं। इसके बाद में आपने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम सुना होगा। तो ऐसे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो भी प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। बहुत ही रिसेंट में फार्मर्स प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ग्रुप्स या एसोसिएशंस का नाम आपको सुनने में मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर से या फार्मर से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। अगला सवाल हमसे ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस प्रेशर ग्रुप? तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहला तो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना। अब ये इन्फ्लुएंस किस तरीके से करते हैं? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हो सकता है कि ये
मास लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो सकता है लोगों को एजुकेट कर रहे हो करंट गवर्नमेंट पॉलिसी के रिलेटेड। ये बहुत तरीके से लोगों का ओपिनियन बदलते हैं, और क्योंकि पब्लिक ओपिनियन से ही सरकार बदलती है या बनती है, तो ये बोला जा सकता है कि एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को भी ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड थर्ड, पॉलिसी मेकर्स। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट का मतलब ही तो पॉलिसी मेकर होता है। नहीं, ये जो पॉलिसी मेकर टर्म है ये बहुत वाइड होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे, प्लस जो थिंक टैंक जैसे काम करते हैं बाहर के लोग, ये चीज़ उन पर भी इम्पैक्ट करती है। तो जब इस तरीके के ग्रुप्स इन्फ्लुएंस डालते हैं तो पॉलिसी मेकर भी इन्फ्लुएंस होता है, और इन दी एंड पॉलिसी मेकिंग में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब उस तरीके से पॉलिसी बनती है जहाँ पे इन लोगों का मत रखा जाए। इसी के साथ इसका अगर आप पर्पस देखोगे ध्यान से, तो इसका नेगेटिव कॉनोटेशन ना होके ये एक सिविल सोसाइटी मानी जा सकती है। ये एक सिविल सोसाइटी जैसे काम करती है, जो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छे से पब्लिक व्यू मिल पाए, उसको ये एनहेंस करके देती है। तो ये आपने कुछ चीज़ें जानी बहुत ही बेसिक प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर ग्रुप के कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज़ एक्सटर्नल टू गवर्नमेंट। अभी एक्सटर्नल टू गवर्नमेंट का क्या मतलब है? मतलब कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नीदर दे डू मेक पॉलिसी डिसीजंस, बट दे रादर इन्फ्लुएंस द पॉलिसी डिसीजंस, इसीलिए इनको एक्सटर्नल टू गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके बाद में अगला फीचर, दे हैव अ वेरी नैरो डोमेन। अब नैरो डोमेन क्यों? बिकॉज देयर ग्रुप इज मेड फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्पस। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कुछ बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ फार्मर के प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो पर्पस होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, जिसके लिए वो प्रेशर ग्रुप बना है। मतलब कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे वो प्रेशर ग्रुप बना है वो बस उसी की बात करता है। सरकार से वो ऐसा बात नहीं करता है कि पूरी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है वो हम बताएंगे क्योंकि हम भगवान है, नहीं, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैटर पे बात करता है, या तो बिजनेस पे करेगा या एग्रीकल्चर पे करेगा, तो उसको नैरो डोमेन कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो फीचर है इसका, शेयर्ड बिलीफ और इंटरेस्ट। शेयर्ड बिलीफ और इंटरेस्ट का मतलब है कि एक ही ग्रुप में देयर कैन बी पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम मैनी रिलीजन, बिलोंगिंग फ्रॉम मैनी पार्टीज। पार्टीज का मतलब हो सकता है एक ही ग्रुप में कांग्रेस के भी लोग हों, बीजेपी के भी लोग हों, टीएमसी के भी लोग हों, यू नेम द पार्टी, दे कैन हैव देम। तो इस तरीके से बहुत सारी पार्टी के लोग भी एक प्रेशर ग्रुप में रिसाइड कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग भी एक प्रेशर ग्रुप में रिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मुद्दा है वहाँ पे वो एक स्पेसिफिक है। जैसे फार्मर की इनकम बढ़ाना, अब फार्मर की इनकम अगर बढ़ाना है और उस पर एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी रिलीजन हो सकता है, कोई भी कास्ट हो सकती है। तो इसीलिए शेयर्ड बिलीफ और इंटरेस्ट होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ अ प्रेशर ग्रुप। साथ ही दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बिजनेस ग्रुप है तो अपने कॉरपोरेट टैक्स को कम करवाने की कोशिश करेगा। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, तो वो ट्रेड यूनियन जो है वो लेबर लॉस पे ज़्यादा लिबरल रहने की बात कहेगी, राइट। तो इस तरीके से वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव सर्टेन वेज टू डू डैट विच कम्स अंडर टू पैरामीटर्स, डेट इज़ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, जिसको हम अपनी फ्यूचर स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी के लिए फीचर्स में सिर्फ इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी टाइप्स पे, कि कितने टाइप्स के ये ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स आई मीन टू से। जिसमें सबसे पहला टाइप आपको पता चलेगा इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? इंटरेस्ट ग्रुप में जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, जो भी लोग एसोसिएटेड होंगे ग्रुप में, हो सकता है कि वो वर्कर्स हों, राइट, हो सकता है कि वो एम्प्लॉयर्स हों जो नौकरी देते हैं। अब वर्कर्स जो होंगे उन सबका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा कि वेजेस हाइक करवानी है। एम्प्लॉयर्स जो होंगे उन सबका एक मत होगा कि लेबर लॉज जो हैं उसको आप इजी करो हमारे लिए, जैसे इजी हायर एंड फायर पॉलिसी करो। या हो सकता है कि कोई रिलीजियस ग्रुप हो, राइट। तो अपने अपने इंटरेस्ट से जब ये ग्रुप काम करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। मगर ये तो लगभग ऐसा लग रहा है हमको कि हम प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं। नहीं, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ग्रुप
एंड प्रेशर ग्रुप, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो अपने इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है। तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए साथ में आए हैं। अब वो कोई भी हो सकता है कि पॉलिसी को चेंज करवाना हो या अपनी किसी बात को मनवाना हो, उसके लिए ये भी पॉलिटिकल लॉबिंग कर सकते हैं। तो आप बोलोगे तो यही तो प्रेशर ग्रुप होता है। हाँ, आपको यहाँ पे ये समझना है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो एक बहुत बड़ा होता है और उसी के अंदर प्रेशर ग्रुप आता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो वाइडर टर्म है और प्रेशर ग्रुप जो है वो इसी टर्म के अंदर आती है। तो जैसा मैंने बताया कि इंटरेस्ट ग्रुप में एक ग्रुप ऑफ लोग एक कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए साथ में आते हैं। वहीं जो प्रेशर ग्रुप होता है, जैसा मैंने बताया, वो भी एक तरीके का इंटरेस्ट ग्रुप ही होता है, मगर वो किसी एक पॉलिसी इशू या मैं यूं कहूं उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा पॉलिटिकल लेवल पे होता है। तो यहां पे हमेशा ये पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट से आपको खेलते हुए दिखेंगे। वहीं अगर इंटरेस्ट ग्रुप की मैं बात करूं तो ये वाइडर टर्म है प्रेशर ग्रुप से, और ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हों या हो सकता है नहीं भी चाहते हों, मे और मे नॉट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद अगर इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरेस्ट ग्रुप्स में बहुत सारे वेराइंग लेवल्स ऑफ हायरार्की हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनके पास अपना खुद का एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक हायरार्की होगी, डेजिग्नेटेड रोल्स होंगे कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, क्लियर। और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये नॉन प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब कि किसी प्रॉफिट से ड्रिवन नहीं होते हैं, या मतलब किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, आई मीन टू से, क्लियर। इसी के साथ जो प्रेशर ग्रुप होते हैं दे आर फॉर्मली एंड स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब ये हो सकता है कंपनी जैसे काम करते हो, है ना, होते तो ये भी नॉन प्रॉफिट ही है। इसके बाद में दोस्तों देखा जाता है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो ज़्यादा सॉफ्टर होते हैं, वहीं जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये ज़्यादा हार्शर मैनर में काम करते हैं। ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी अभी जब हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। इस ग्रुप को डिफाइन किया जाता है एज अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अभी फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है और इसमें कौन लोग होते हैं? तो इसमें होते हैं ऑलरेडी प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन्स। और प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन्स का बोलने का क्या मतलब है? वो लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट मशीनरी के अंडर में है, मतलब जैसे आर्मीज, राइट, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसे लोग जब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उसे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, ये ग्रुप क्या कहलाएगा? इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ समझ पाए। सेकंड, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। अच्छा, जैसे आप बोलोगे कि ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप जो है, जैसा कि मैंने सिविल सर्विसेज एसोसिएशन आपको बताई, तो ये क्या स्ट्राइक करेंगे, रोड पर उतर के टायर जलाएंगे? नहीं, इनका जो हमेशा मेथड होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ के जाते हैं ना, तो हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी हुई है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, क्लियर। और इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को ये लोग साधते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट करके ही अपनी बात मनवाई जाए। अब आपको समझ में आया? तो यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया तो ये इंटरेस्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट करना ही पड़े। वहीं ये प्रेशर फोकस्ड होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप अपने बहुत तरीके से मनवाने की कोशिश करता है, मगर प्रेशर ग्रुप जो होता है वो प्रेशर पे ही हमेशा फोकस करता है। ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है। इसके बाद में एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप का सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अच्छा मुझे एग्जांपल कोई लगता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए आके साथ में मिलते हैं। वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, सिविक ग्रुप हो सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा, ये ट्रेड यूनियन का कांग्रेस है, एसोसिएशन है, तो ये लेबर के लिए बात करता है, इसे कहते हैं एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। फिर होता है एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। इस तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है, जो एक इंडिविजुअलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्लियर। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसी कारण से इस तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप में हमें बहुत बार राइट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है।
इसके बाद होते हैं नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स होते हैं वो हो सकता है लाइनेज से चल रहे हो, क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप है तो वो तो लाइनेज से चल रहा होगा, क्लियर, तो वो आ जाएगा। कोई हो सकता है क्लास ग्रुप हो ना, बहुत एक ऊपर का तबके ने अपना एक ग्रुप बना लिया हो, तो ये जो होता है ये नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनफॉर्मल होता है, क्योंकि आप देखो ना, रिलीजन का हो सकता है, किसी कास्ट का ग्रुप हो सकता है। अब इनमें कोई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना तो पॉसिबल नहीं है, इसी कारण से इनमें हमेशा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस था इंटरेस्ट ग्रुप में और प्रेशर ग्रुप में। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों कि प्रेशर ग्रुप के क्या रोल और क्या फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर आप देखोगे तो ये है रिप्रेजेंटेशन। अब आप ये बात जानते हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि बहुत सारे व्यू पॉइंट ऐसे रहते हैं जो छूट जाते होंगे। तो इन लोगों की आवाज़ को एक जगह देने के लिए, जिसे पीपल्स पार्टिसिपेशन या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिसी मेकिंग, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, तो ये डेमोक्रेसी को डायनामिक बनाता है। इसी कारण से इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है रिप्रेजेंटेशन का। ये मल्टीपल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, साथ ही जो हमारे यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन है उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाता है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी सरकार ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के पावर दी अर्बन लोकल बॉडीज़ को और पंचायती राज को, जिसके थ्रू हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करी। इसी को तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है ना। इसके बाद में आता है एजुकेशन। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ये किया जाता है पब्लिक को एजुकेट करके, या मैं यूँ कहूँ पब्लिक की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ा के, जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आज के टाइम पे सहारा लिया जाता है, जिसके थ्रू रिसर्च की जाती है, जिसके थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जिसके थ्रू वेबसाइट्स बना के लोगों को या लोगों में चीज़ें प्रमोट की जाती हैं। और कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ का भी सहारा लिया जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सत्यमेव जयते। इसके बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब आप बोलोगे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो गवर्नमेंट का काम है, हाँ, मगर जैसा मैंने बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप डालने की कोशिश करता है, तो इस एक्सटर्नल प्रेशर के कारण एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आता है पॉलिटिकल क्लास पे, जिसके थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनकी भी आवाज़ पहुँच पाती है। तो एक पूरा का पूरा पॉलिसी नेटवर्क यहाँ पे बनाने की कोशिश की जाती है इन ग्रुप्स के द्वारा, और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। और आखिरी में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब ये माना जाता है कि अगर लोगों की जो सोच है उसके थ्रू ही पब्लिक पॉलिसी बनी है, तो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं बाय अगेन इन्फ्लुएंसिंग द सिटीजन, क्योंकि यही प्रेशर ग्रुप तो होते हैं ना जो इन दोनों के बीच में होते हैं। जैसे सबसे ऊपर मान लो अगर गवर्नमेंट बैठी हुई है, यहाँ पे हमारा एक प्रेशर ग्रुप आ गया, के नीचे हमारी भोली भाली जनता आ गई क्लियर। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके थ्रू ही पूरा पब्लिक पॉलिसी बनाने से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक का काम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो। इसके बाद थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन देखते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। हमको पता चलेगा नहीं, इनफैक्ट दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी, इनका एम क्या होता है? पॉलिटिकल पावर में बने रहना, मतलब कि सत्ता में बने रहना। मगर प्रेशर ग्रुप का एम क्या होता है? इट्स नेवर टू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी। मगर आपका सवाल हो सकता है, क्या प्रेशर ग्रुप कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। आपने देखा होगा अन्ना हजारे जो कि एंटी करप्शन मूवमेंट था लोकपाल को लाने के लिए, इसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो बिल्कुल बन सकती है। मगर हाँ, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कभी भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं होता है, बट देयर मेन एम वाज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। जैसे यहाँ पे था एंटी करप्शन लोकपाल बनाने के लिए।
पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है ओवर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, वहीं प्रेशर ग्रुप इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल पार्टी की अगर देखें तो यहाँ पे हिट्रोजीनियस इंटरेस्ट लेके एक पार्टी चलती है, मतलब कि हो सकता है एक पार्टी के अंदर ही एक चीज़ पे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, देश में नहीं आना चाहिए, उस पर अलग अलग राय हो सकती है अलग अलग मेंबर्स की, मगर क्योंकि वो एक पार्टी का हिस्सा है तो उन्हें पार्टी की बात मानना पड़ती है। वहीं जो प्रेशर ग्रुप होता है उसमें जुड़ते ही वही लोग हैं जिनके होमोजीनियस इंटरेस्ट हैं, जिनका इंटरेस्ट एक जैसा ही है। इसी कारण से प्रेशर ग्रुप जो है वो एक ज़्यादा अच्छे मैनर में काम कर पाता है और प्रेशर डाल पाता है एक ऐसे ग्रुप पे जहाँ पे हिट्रोजीनियस इंटरेस्ट लोगों के होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में जो आइडियोलॉजी होती है वो एक जैसी होती है, या नहीं भी होती है तो रखना पड़ती है, क्लियर। वहीं ज़रूरी नहीं कि प्रेशर ग्रुप में हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी एक जैसी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कम्युनिज्म चाहता हो और कोई व्यक्ति कैपिटलिज्म का सपोर्टर हो, मगर दोनों ही अगर फार्मर प्रोटेस्ट में साथ में है तो उससे आइडियोलॉजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो ये कंपैरेटिवली लार्जर होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप स्मॉलर होती है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल ग्रुप। अब बात करते हैं कि ये जो प्रेशर ग्रुप होता है ये अपना इन्फ्लुएंस कैसे एग्जर्ट करता है। जैसे सबसे पहले आप देखोगे सिविल सर्वेंट्स, आपने बहुत बार सुना होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी भी आईएएस ऑफिसर जब भी एक नई डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होते हैं तो वो सबसे पहले एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आरएसएस के जो सरसंघ संचालक हैं उनके साथ में, और भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट के। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मास मोबिलाइजेशन उनके हाथ में नहीं है, वो तो अभी भी गए। तो होता यह है कि जब कोर एग्जीक्यूटिव को अगर आप इम्पैक्ट कर दो या इन्फ्लुएंस कर दो तो पॉलिसी आपके हिसाब से ही बनेंगी या आप उस पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हो। तो होता यह है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन सिविल सर्वेंट्स के थ्रू डायरेक्ट कोर एग्जीक्यूटिव पे डाला जाता है। और कोर एग्जीक्यूटिव क्यों बोला गया है? क्योंकि यही वो एग्जीक्यूटिव है जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। दूसरा, पार्लियामेंट। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी बार हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पास किए जाते हैं, राइट। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे LGBTQ कम्युनिटी का लगता है, राइट। इसी के साथ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं रिगार्डिंग द करप्शन जिसपे हमारे प्राइवेट मेंबर्स बिल को लाया गया है। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस के कारण ही आए थे। इसके बाद में अगला जो इन्फ्लुएंस है वो सीधे पॉलिटिकल पार्टीज पे डाला जाता है। कैसे? वोट बैंक। अगर वोट चाहिए तो ये काम कर देना, वरना कोई बात नहीं, आना फिर। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन, जैसा भी हमने देखा था थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना, थ्रू मास कैंपेन पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे कुछ संस्थाएं भी काम करती हैं, जैसे आपने सुना होगा ADR के बारे में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। और कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? जैसे स्ट्राइक कर दी, राइट, भारत बंद आंदोलन, जैसे बायकॉट कर दिया। ऐसे बहुत सारे मेजर्स के थ्रू, डायरेक्ट एक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने की कोशिश करता है प्रेशर ग्रुप। एंड प्लस इसकी कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी हैं, जैसे लॉबिंग। लॉबिंग किस तरीके से कि मिनिस्ट्री में अपना कोई व्यक्ति बैठा दिया, ठीक। इलेक्शनरिंग, जो मैं आपको समझा रहा था ना, वोट चाहिए तो उसको इलेक्शनरिंग भी बोलते हैं। और प्लस प्रोपोगंडा, तो उसको बोलते हैं प्रोपोगंडाइजिंग, जिसमें पब्लिक ओपिनियन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है ओवर द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट करता है। अब बात करते हैं कि प्रेशर ग्रुप जो है वो क्या आज वाकई में बहुत ताकतवर हो चुका है, और हाँ तो किस तरीके से। तो दोस्तों, प्रेशर ग्रुप के पावरफुल होने के कुछ रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न अगर मुझे लिखना हो तो वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था अबाउट द मी टू मूवमेंट। ऐसे बहुत से मूवमेंट्स सोशल मीडिया पे हमें कैंपेन के तौर पे देखने को मिलते हैं। और क्योंकि आज सोशल मीडिया से हर व्यक्ति कनेक्टेड है, हर व्यक्ति की रीच में है, ये हिंटरलैंड तक कनेक्टिविटी देता है। इस कारण से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सबसे पहला पैरामीटर बनेगा जिससे प्रेशर ग्रुप अपनी पावर को एग्जर्ट करते हैं। इसके बाद में कुछ लीजर टाइम, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो वर्किंग पैटर्न है उसमें ड्यू टू शॉर्ट वर्किंग वीक और अर्ली रिटायरमेंट प्रोसेस की वजह से आज बहुत सारे लोगों के पास में टाइम रहता है जिससे वो इन प्रेशर ग्रुप्स में अपना टाइम डिवोट कर पाते हैं। इसी के साथ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स,
हम जानते हैं कि हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे कंटिन्यूसली लैडर में अपवर्ड्स जा रहे हैं, जिस कारण से हमारे लोगों को समझ आ रही है कि किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बिहाफ पे इन प्रेशर ग्रुप्स को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और ये एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप्स को एडवांस करने में। इसके बाद में जेंडर रोल। पहले हमारे यहाँ पे देखा जाता था कि वुमेन पार्टिसिपेशन इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स में बहुत कम है, बट आफ्टर द वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइव विच इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, इन प्रेशर ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स को वुमेन लीड कर रही हैं और बहुत सारे ग्रुप्स में वुमेन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसी के साथ बहुत सारे एक्ट्स के थ्रू, जैसे हमने पहले भी बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 और 74 के बारे में, जिसमें पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू हमने खुद ने, जैसा मैंने बताया कि डेमोक्रेसी का एक बहुत अभिन्न अंग होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको बढ़ाने की कोशिश की, जिसके थ्रू अगेन प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ और एक्ट्स की, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसी के साथ आरटीआई एक्ट 2005, इसने आज जनता को पावर दी कि वो सरकार से क्वेश्चन पूछ पाएँ। और आखिरी में एक और बहुत बड़ी चीज़ आफ्टर 1991 जो हम एलपीजी मॉडल में पढ़ते हैं, डेट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इसने स्ट्रेंथन किया। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो मीडिया है वो इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप्स को भी स्ट्रेंथन कर रही है, जिससे चेक्स एंड बैलेंसेस का काम हो रहा है। हालांकि कई बार बहुत गलत चीज़ भी हो जाती है, बट देन टू इस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स जो है वो अपनी पावर को एक्सर्ट करते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसा मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को ये लोग सप्लीमेंट करते हैं। वो वीक या वो वल्नरेबल सेक्शन जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में नहीं है, वो अपनी मत को इस प्रेशर ग्रुप के थ्रू रख पाते हैं। इसके बाद में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसा मैंने बताया, इससे वो भी बढ़ता है। कंपटीशन और डिबेट की सद्भावना आती है, और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करने में, एजुकेट करने में भी ये हेल्प करता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी राइट्स हैं जो इन प्रेशर ग्रुप के बिना दब जाते हैं, मगर वो माइनॉरिटी राइट्स भी अब इन प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं जो अगेन प्रेशर ग्रुप की तरह काम करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाती हैं। इसी के साथ साथ थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करना ये भी ज़रूरी है कि किस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप की कैपेसिटी बताई जा सकती है। तो प्रेशर ग्रुप की कैपेसिटी जो है वो उसकी लीडरशिप पे डिपेंड करती है कि उसका लीडर जो है उसमें कितना कैरिज्मा है, कैरिज्मेटिक लीडर है, या फिर एक हायरार्की में जो सबसे ऊपर पोस्ट पे बैठा है उस ग्रुप के, वो कितना अच्छा लीडर है। इसके बाद में मास मीडिया, हम जानते हैं कि मीडिया कवरेज के बाद में प्रेशर ग्रुप्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे हायरार्की, जैसे कम्युनिकेशन कितनी आसानी से उस हायरार्की में हो पाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिसको प्रेशर ग्रुप में अगर डाला जाए तो उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक पावर बेस, मतलब कि फंडिंग पैटर्न। अब आप जानते हो कि किसी भी प्रेशर ग्रुप को चलाने के लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोपोगंडा करना है, आई मीन टू से कि आपको अपनी बात को पोस्टर्स के थ्रू लगवाना है, नुक्कड़ नाटक करवाना है, तो यू नीड फंडिंग, राइट। और इसके बाद में टेक्निक्स, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, ये अगेन लीडरशिप से अटैच है। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट आप बना के अगर आओगे तो विल फेच वेरी गुड मार्क्स। एंड फाइनली वी कम ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप। तो यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है कि प्रेशर ग्रुप्स के पास में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये लोग जो इशू को रेज करते हैं वो बहुत ही नैरो होता है। जैसे हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो या तो कास्ट पे बेस्ड होते हैं, या रिलीजन पे बेस्ड होते हैं, या पर्टिकुलरली एक स्मॉल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो विजन होता है वो बहुत ब्रॉड नहीं होता है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद में अगली जो लिमिटेशन है वो है रिसोर्सेस। हमारे प्रेशर ग्रुप्स के पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं, इसी कारण से बहुत सारे प्रेशर ग्रुप की जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी रह जाती है, राइट। जैसे आपने एंटी करप्शन मूवमेंट में भी देखा होगा
अगला जो है वो है पॉलिटिकल क्लाउट। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल क्लास जो है हमारी वो लीस्ट इंटरेस्टेड है इनकी बात सुनने में, जिस कारण से बहुत बार हमने देखा है दैट पॉलिटिकल क्लास कम वेरी हैवी हैंडेड ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोटेस्ट डन बाय द प्रेशर ग्रुप्स, और इसी के कारण से जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से हो नहीं पाता। और साथ ही साथ इसमें यह भी देखा गया है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जब तक सर्व नहीं कर रहा है वो प्रेशर ग्रुप, उसको नल एंड वॉइड करवाने की कोशिश की जाती है, और सारे ही मुद्दों को जो भी प्रेशर ग्रुप उठाता है उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद एक और लिमिटेशन है प्रेशर ग्रुप की जो उसकी खुद की है, दैट इज उसकी इंटरनल डेमोक्रेसी। बहुत बार देखा गया है कि प्रेशर ग्रुप में जो लीडर का व्यू पॉइंट होता है वही व्यू पॉइंट उस प्रेशर ग्रुप का बन जाता है, जबकि बहुत सारे लोग उसमें सहमत नहीं होते। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये होना तो चाहिए डेमोक्रेटिकली प्रोसेस से एक व्यू पॉइंट बनना चाहिए, मगर लीडर के कारण क्योंकि व्यू पॉइंट बन जाता है तो प्रेशर ग्रुप जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी बन जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी प्रेशर ग्रुप फेस करता है, जैसे अभी हमने जो बात करी उन बेसिस पे, जैसे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। हमने इसको बनाया तो था कि इक्वलिटी को हम लोग लीड कर पाएँ, मगर इन चैलेंजेस की वजह से पॉलिटिकल इनइक्वालिटी उल्टी क्रिएट हो जाती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये वही सक्षम हो पाते हैं जिनके पास मेजोरिटी होती है। जो बहुत छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जैसा मैंने बताया उनको तो हैवी हैंडेड पॉलिटिशियंस हटा ही देते हैं। इसके बाद बिहाइंड द सीन इन्फ्लुएंस, ये देखा जाता है कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो गलत तरीके से, इललेजिटिमेट तरीके से, दैट इज फ्रॉम द बिहाइंड द सीन्स इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं ब्यूरोक्रेट्स पे, पॉलिटिशियंस पे, और अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक नॉन लेजिटिमेट तरीका होता है। इसी कारण से एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो प्रेशर ग्रुप फेस करता है वो है नॉन लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पावर, जिससे हमारी डेमोक्रेसी को हैम्पर होता है। और फाइनली द टिरैनी ऑफ द माइनॉरिटी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी भी अपनी आवाज़ को प्रेशर ग्रुप के थ्रू पहुंचा सकती है, मगर जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक बहुत छोटे प्रेशर ग्रुप को सर्वाइव करना बहुत टफ होता है। तो ये जो माइनॉरिटी की टिरैनी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कम होने की बजाय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस एक इंडिविजुअल लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कर पाया हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। If you really like this, do share with your friends. Might they also need a like if you share with them. In the end, keep shining. Have a good day.